अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। पहले नंबर पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि रटने वाली हैं। इसके मैं केवल फार्मूले बता रहा हूँ जो कि बस तुम्हें रिकॉल करने हैं और कुछ नहीं है इसका यूज़। जैसे कि तुम्हारा सबसे पहले एक होता है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद में आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई एम ई टाउ बाई एम। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा वाला। ये इंपॉर्टेंट है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू सॉरी नंबर डेंसिटी कह रहा है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय एरिया, और ये इक्वल टू होता है सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला। उसके बाद में आता है एक मतलब सिंपल फार्मूले हैं, कुछ नहीं है, इनके ऊपर भी सवाल आ ही जाते हैं कभी कभी। आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 माइनस अल्फ़ा डी टी। रो का भी सेम फार्मूला है 1 माइनस अल्फ़ा डी टी। ठीक है, इसके और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ेंगे। और फार्मूले हमारे कौन से आते हैं, एक और फार्मूला होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, वही सिंपल वाला, वही v इक्वल्स टू आई आर वाला। तो r क्या होता है, रो। r कौन सा होता है, रो एल बाई ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये तो फालतू चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होते हैं असली वाले। ठीक है, पहला है सीरीज़, दूसरा है पैरेलल। ठीक है भाई, समझ गए। आगे बढ़ेंगे। सीरीज़ में क्या होता है, अब ई का फार्मूला हम नॉर्मली हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस करके। आर इंटरनल रेजिस्टेंस सबका क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। सही है, समझ गए। आगे बढ़ेंगे। पैरेलल में क्या होता है, ई का फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे कि E1 बाई R1 बाई प्लस E2 बाई R2 ऐसे करके जोड़ेंगे, और डिवाइड में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस करते जाएंगे। 1 बाई आर इफेक्टिव इज इक्वल टू, ये इफेक्टिव था। और ये याद रखना है, ये एक ही है, ये मत समझना कि इसकी तरह लिखा है 1 बाई करके लिखा है, ऐसा कुछ नहीं करा गया है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 ऐसे करके करते जाएंगे। अब अगर हमारे सर्किट में n टाइम्स रेजिस्टेंस आ जाएंगे सेम वाले, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काम आता है हमेशा। ई इफेक्टिव कैसे निकालूंगा, इसको डायरेक्टली n टाइम्स जोड़ दो। इसका भी बिल्कुल सेम है, n टाइम्स जोड़ दो इसको, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सबसे बढ़िया है। इसमें केवल ई ही आता है, चाहे तुम कितनी बार भी जोड़ लो। ये फार्मूला याद रखने वाला है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और आर इफेक्टिव क्या आता है, आर इफेक्टिव आता है आर बाई एन, इसको याद कर लेना। सही है। और एक केसेस होते हैं कि भाई अगर ये देखो, ये वाला कैसा था कि सबकी पोलैरिटी सेम डायरेक्शन में है, अगर मैं एक की पोलैरिटी उल्टी कर दूंगा तो यहाँ पर इस वाले के जो मैं टर्म लिखूंगा उसके पीछे माइनस लगा दूंगा, बस बाकी सब सेम चलेगा। सही है, ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ेंगे। ये वाली सारी चीज़ें हो गई हैं, अब मैं बात करूँगा कलर कोडिंग को लेके। कलर कोडिंग क्या है, B.V. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गॉर्जियस वाइफ वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नाइफ। सही है, तो लिखते हैं हम पहले ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। येलो के बाद में V.V. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। B.V. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गॉर्जियस ग्रे वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, बोले तो नो कलर। ठीक है, B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गॉर्जियस वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये अब तुम्हारा आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर +- 5 +- 10 +- 20। इसको लिखते कैसे हैं, ये आ गया पहला कलर, दूसरा कलर, 10 की पावर तीसरा कलर, + चौथा कलर। और ये देख लेना, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, बस ये ऐसे ही लिखने हैं, जैसे कि किसी ने बोल दिया पहला कोड है रेड, और दूसरा है ऑरेंज, और चौथा है तुम्हारा ग्रीन, तो ग्रीन क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5
5 10 की पावर 5, ये इस तरीके से लिखे जाएंगे। और ये तुम्हारा क्या है अगले, जैसे मान लो इन तीनों में से होगा अगला कोई, नो कलर है तो +-20% हो गया। इसका मतलब मैं ये इसको लिख सकता हूँ कि ये 23 × 10 की पावर है 5, +-20% का एरर हो सकता है। इस तरीके से करना है इसको, समझ गए? हाँ, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करेंगे कुछ एनर्जी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ के लेके, जो कि थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चैप्टर में जो चीज़ यूज़ होने वाली है वो ये आप पढ़ रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा ये यूज़ हो रही थी कि भैया हीट प्रोड्यूस्ड क्या होती है, इंटीग्रल ऑफ I²R/dt, ये ओरिजिनल है डेफिनीशन, सही है। हमने इसी को ही कर लिया, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज़ हमारी पावर, सही है। मतलब पावर क्या कह सकते हो, वर्क डन पर बाय टाइम होता है पावर। तो हमने क्या करा, इसको हम वर्क डन भी लिख देते हैं, सही है, वर्क डन भी लिख देते हैं। तो पावर इज़ इक्वल टू हो गई है I²R, जिसमें अगर हम I की वैल्यू पुट करेंगे तो V²/R। अब इनको कैसे यूज़ करें, किसी हमारे सर्किट में करंट कांस्टेंट है तो ये चलेगा, वोल्टेज कांस्टेंट है तो ये चलेगा, ऐसे करके हम इनको चेंज करके यूज़ कर सकते हैं, सही है, समझ गए। अब पावर जो बैटरी की वजह से होती है वो क्या होती है, वो होती है E/I, इंटरनल सॉरी EMF, बैटरी का खुद का EMF इंटू उनका करंट। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को हटाया गया है, तभी E लिखा है मैंने, समझ गए। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। अब दो केसेस आते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के और मिनिमम पावर ट्रांसफ़र के। तो मैक्सिमम पावर अगर तुम्हें ट्रांसफ़र करनी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल के बराबर कर दो, और अगर मिनिमम करंट तुम्हें प्रोड्यूस करना है, सॉरी मिनिमम नहीं करना है, और अगर तुम्हें मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करना है तो मैं क्या करूँगा, इन तुम्हारे एक्सटर्नल को ज़ीरो कर दूँगा, समझ गए। मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करने के लिए एक्सटर्नल को ज़ीरो करा, और मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करने के लिए इंटरनल को एक्सटर्नल के इक्वल करा, समझ गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो ये तुम्हारा है, ये है, जैसे मान लो अब ये करंट फ्लो करना चाहता है और ये उसको रोक रहा है। अब रोकने वाली चीज़ को तुम ज़ीरो कर दोगे तो फिर तो कुछ नहीं रुकेगा ना, तो फिर मैक्सिमम करंट हो गया, ऐसे करके भी समझ सकते हैं हम इसको। अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्या है हमारा, क्या बोलते हैं, पावर से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है। तो पावर क्या है, बल्ब। बल्ब क्या है, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जैसा रेजिस्टेंस का काम होता है उसका उल्टा इन्वर्स उसका काम होता है। जैसे कि मतलब रेजिस्टेंस के की तरह ही हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन जब सीरीज़ पैरेलल की बात आती है तो हम इसका उल्टा चलाते हैं। पैरेलल में सीरीज़ वाले फार्मूले, सीरीज़ में पैरेलल वाले फार्मूले, और इसमें वोल्टेज कांस्टेंट डिफ़ॉल्ट मानते हैं जब तक स्पेसिफाई नहीं करा गया है, सही है, डिफ़ॉल्ट मानते हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस तो सेम होता ही है, यानी कि इसका फार्मूला आ गया, क्या बोलते हैं इसको, V²/R, V²/P, वोल्टेज स्पेसिफाइड बाय पावर स्पेसिफाइड इज इक्वल टू वोल्टेज अप्लाइड स्क्वायर बाय पावर अप्लाइड। ये हमारा फार्मूला है जो हर जगह वैलिड है, कांस्टेंट है, सब जगह तुम लगा सकते हो इसमें तुम कोई भी चीज़ फिर निकाल सकते हो। स्पेसिफाइड क्या होते हैं, मतलब इससे अगर ज़्यादा दोगे तो बल्ब हमारा फ्यूज़ हो जाएगा। इससे ही एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर कभी तुमसे पूछ रहा है कि कंडीशन बताओ फ्यूज़ होने की, मतलब कितना पावर दे दूं या कितना वोल्टेज दे दूं या क्या कर दूं कि ये बल्ब फ्यूज़ हो जाए, या कौन सा फ्यूज़ होगा ज़्यादा, या किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उन सब केस में हम ये देखेंगे कि किसकी पावर ज़्यादा है। जिस बल्ब में ज़्यादा पावर जा रही है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, जल्दी फ्यूज़ होगा, और ये सब काम होंगे उसके साथ, समझ गए। तो बस इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट चलेगा बिहाइंड द सीन। अब हम चैप्टर के सबसे ईजियर पोर्शन में आ चुके हैं, जिसमें से सवाल आते हैं और बहुत आसान होते हैं, उसमें कुछ करना ही नहीं होता है। इसी टॉपिक की वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी को आसान बोला जाता है। जैसे कि हमारा आता है व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ नहीं है, अगर कोई सर्किट ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है और यहाँ गैल्वेनोमीटर है, उसमें ज़ीरो डिफ्लेक्शन है, तो फिर हम इसको काट देते हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन सेम कर देते हैं। जैसे कि R1 R2 R3 R4। देखो भाई मैंने तो उसको ऐसे याद करा है कि
ऑपोजिट वालों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आस पास का कभी कभी करने में दिक्कत आएगी जब आगे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। तो R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3। सिमिलरली एक और केस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि जैसे मान लो ये आ गया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये एक और बना लेते हैं केस। अब इसमें रेजिस्टेंस, आप बताओ अब क्या करोगे। तो अब कुछ नहीं करेंगे, अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू इसके है, तो यानी कि इसको भी काट दो। यही वाला फार्मूला लगाया है, बस उल्टा करके लगाया है। यानी कि ये जो केस हैं दोनों तरीके से बोथ साइड इम्प्लाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, कि अगर ज़ीरो डिफ्लेक्शन है तो ये होगा, अगर ये है तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि इसको काट दो। समझ गए। व्हीटस्टोन ब्रिज भी अब मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं बात करूँगा कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेके। मेरी बहुत काम की चीज़ गिर गई नीचे। अब मैं कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करूँगा, जैसे कि 7 नंबर पे हम आते हैं। पहला वाला है हमारा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का डायग्राम मुझे याद ही हो गया, मैं क्या बताऊँ। मीटर ब्रिज तो बहुत आसान है, मतलब अब तो सारी चीज़ें बहुत आसान है। ये यहाँ पर एक मीटर का वायर लगा हुआ होता है। यहाँ पर हम अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब यह है कि हम इस रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सही है। और यहाँ पर क्या है, क्या होता है, अब हम यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं। ये हमने बैटरी लगा दी है एक। सही है, बस बैटरी लगा दी बस, मतलब ये हमारे सोर्स की बैटरी है। अब यहाँ से हमने गैल्वेनोमीटर लिया और चेक करा कहाँ पर हमें ज़ीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। हमें जैसे मान लो यहाँ मिल रहा है ज़ीरो डिफ्लेक्शन, ये लेंथ L ले ली है, इसको नाप सकते ही हैं हम जैसे भी, ठीक है। इसको हमने लेंथ ले ली है। अब क्या करेंगे, अब देखो जैसे मान लो ये मेरा R है, ये अननोन को U लिख दे रहा हूँ मैं, ये लेंथ है। तो R की मल्टीप्लाई 100 माइनस L से कर दोगे, विच विल गिव यू अननोन इनटू लेंथ। ये फार्मूला तुम्हारा आ गया है ओरिजिनल वाला, ये चलेगा एकदम बढ़िया करके, ठीक है। बस ठीक है, और कोई इसमें कठिन बात नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही है। जब ये गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन हो गई, तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका डेरिवेशन है। अगर तुम्हें मन में आ रहा हो कि भाई तुमने रेजिस्टेंस को लेंथ से कैसे रिलेट कर दिया, तो मतलब मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको डायरेक्ट याद करना है। आगे बढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स को लेके। पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है, ऐसा घुमाया, ये यहाँ पर और एक तुम्हारा सबसे एंड में और एक बीच में। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, एक, अरे मैंने उल्टा बंद कर दिया क्या, यहाँ से लेके एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। एक दो रेजिस्टेंस यहाँ हो गए और यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा वेरिएशन कर सकता हूँ रेजिस्टेंस को लेके। और एक यहाँ से यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ से हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया है, उसे हम किसी भी पॉइंट पर रखेंगे। उसे हम किसी भी पॉइंट का रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि कितना रेजिस्टेंस डालने पर ज़ीरो डिफ्लेक्शन हो जा रहा है। समझ गए। तो इसको मान लेता हूँ 1, यहाँ वाले को 2 मान लेता हूँ, ये चल रहा है, ये 3 मान लेता हूँ, अननोन को 4 मान लेता हूँ। तो देखो क्या होगा। अब इसका असली डायग्राम बनाने का समय आ चुका है, जो कि सबसे अच्छा काम है, मतलब इसमें दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। देखो भाई, ठीक है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन है, सही है। गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है ये वाला पोर्शन, ये इससे 2 ले लिया, 2 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है और उससे कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, 4 1 से कनेक्टेड है। तो ये तुम्हारा बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। और यहाँ से तुम इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर बहुत अच्छा टॉपिक है, आसान है, सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं इससे। आगे बढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर ये क्या होता है, बहुत सरल है। बैटरा लगा हुआ होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है इसका, और यहाँ से तुम्हारी एक लेंथ होती है। वैसे तो ये 10 मीटर की होती है अगर गिवन नहीं है, नहीं तो तुम कुछ भी मान सकते हो, सही है। और यहाँ पर हम एक अपना मतलब सेकेंडरी सर्किट को कनेक्ट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, गैल्वेनोमीटर है, और देखते हैं कहाँ पर ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ रही है। इस लेंथ को L बोल दिया, ये बैटरा है,
ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो है रेस्टेड है यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारी बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो केस 1 क्या है कि अगर मुझे कभी इस ई की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा। तो पोटेंशियोमीटर से जब भी सवाल आएगा सबसे पहले लैम्डा निकालो, करंट डेंसिटी, सॉरी वोल्टेज डेंसिटी, वोल्टेज बैटरा का डिवाइड बाय उसकी लेंथ पूरी कितनी है, पूरी लेंथ उसकी कितनी है, समझ गए। बस अब देखो ई निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है ई इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, बस फॉर्मूला आ गया, पहला वाला याद कर लो। दूसरा केस क्या है, केस दूसरा क्या है कि अगर मुझे कभी दो मतलब ईएमएफ को जोड़ना हो बैटरी के, तो बस एक ये E1 इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू L1, E2 इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू L2, लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा इज़ इक्वल टू E1 बाई L1 इज़ इक्वल टू E2 बाई L2, ये फार्मूला आ गया दूसरे वाले के लिए। तीसरा केस बहुत बढ़िया है, तीसरे केस में हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले तो ये जान लो ये सेकेंडरी सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट बोलते हैं इसे। सही है, आगे बढ़ेंगे। अब हमने क्या करा, अगले वाले केस में हमें कभी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जोड़ दूंगा, लोड रेजिस्टेंस। तो अब मुझे 3 कंडीशन मिलेंगी। कैसे, पहली बात तो इस वाले पोर्शन पे करंट मतलब वोल्टेज कितना होगा, लैम्डा इंटू एल होगा, और इस वाले पोर्शन पे कितना हो जाएगा तुम्हारा जो करंट, ये डिस्चार्जिंग का केस है यानी कि ई माइनस आई आर, और इस वाले पे कितना हो जाएगा आई आर। तो ये 3 केसेस, तुम्हें 3 कंडीशन मिल गई हैं, तीनों को इक्वेट कर दोगे तुम्हें तुम्हारा मतलब ईएमएफ मिल ही जाएगा इनसे। अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक सर्किट्स की। देखो सिमेट्रिक सर्किट हमारे मतलब पढ़ाने उड़ाने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर बात करी जाए कि भाई तुम्हें स्पीड बढ़ानी है तो सिमेट्रिक सर्किट हमें आने चाहिए। सही है, समझ गए। देखो 2 तरीके की सिमेट्री होती है, फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री। देखो सबसे बढ़िया होती है फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, जैसे मान लो एक तुम्हारे पास है, मान लिया मैंने एक ये है ऐसे करके, ये मान लो। अब अगर मैं इसको फोल्डिंग सिमेट्री कर दूं यानी कि अगर मैं इसको फोल्ड कर दूंगा तो बिल्कुल सेम चीज़ बन जाएगी। तो क्या बनेगी, देखो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसका नेट बनाऊंगा तो ये बन के उसी में ही चला गया, तो ये रेजिस्टेंस तो कट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो केवल ये बचेगा। और इस दोनों का अगर मैं वो क्या बोलते हैं पैरेलल निकालूंगा, पैरेलल, तो क्या बनेगा R/2 R/2। देखो ये बन गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसका इफेक्टिव निकालना बहुत आसान है। R/2 कितना होता है, R होता है, तो बस ये हो गया तुम्हारा इसका R इफेक्टिव। कितना जल्दी मैंने इस सवाल को सॉल्व कर दिया है, बच्चों को कितना टाइम लगता है, बस नोडल मेथड पता नहीं क्या क्या लगाते हैं और ये देखो तुरंत ही सॉल्व हो गया। सही है। अब जैसे मान लो एक तुम्हें ऐसा केस दे दिया, अरे यार ये क्या बहुत ज़्यादा बन गया ऐसा एक्स्ट्रा, चलो कोई बात नहीं। ये यहाँ पर भी है एक ये है, एक ये है। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा मिरर सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसमें मिरर सिमेट्री लगाऊंगा। देखो फोल्डिंग सिमेट्री लगाएंगे तो मैं अभी भी फंस जाऊंगा। कैसे, ये आया, ये आया, ये आया, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये वाला भी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अब मुझे ये निकालना पड़ेगा। ये भी अच्छी बात है, मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर जैसे मान लो मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना पड़े, हालांकि मैं ये वाला भी कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ फोल्डिंग सिमेट्री कैसे काम करेगी। फोल्डिंग सिमेट्री इस वाले पोर्शन को खोल देगी और कुछ नहीं वो करती है। फोल्डिंग सिमेट्री, सॉरी मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्या करती है, देखो ये है अपना, ये तो बॉक्स नॉर्मल सा है ही, इसमें क्या हुआ, ये हो गया और ये ऊपर ही मुड़ गया, ये आया यहाँ पे और ये नीचे मुड़ गया, समझ गए। तो मुड़ने वाले जितने भी केसेस होते हैं वो सब इससे होते हैं। जैसे मान लो एक तुम्हारा ये आया और ये, जैसे मान लो यहाँ पे भी बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला पोर्शन खुल गया। सही है, तो ये हो गया तुम्हारा। और एक इलेक्ट्रिकल फन बॉक्स है, ये क्या है कि भाई एक ट्यूब ले लो, वो उसके सारी लेंथ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ और यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दूँ, या फिर यहाँ पर और उसके डायगोनली अपोजिट पोर्शन पे कनेक्ट कर दूँ, या फिर एक क्या होता है कि एक और होता है, जैसे कि एक मैंने एज ले लिया
एक मैंने बोली बॉडी डायगोनल ले ली, और एक फेस ले लो कोई सा भी, मैंने एक इधर कनेक्ट कर दिया, एक इधर कनेक्ट कर दिया, ऐसे करके, समझ गया। तो इसमें मैंने एक फार्मूला बनाया है, क्या है, इलेक्ट्रिकल फन बॉक्स के नाम से। इसमें क्या है, अगर एच पे लगेगा या फेस पे लगेगा या फिर बॉडी डायगोनल पे लगेगा, उसका फार्मूला बहुत सरल है, 1/r लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये फन बॉक्स का फार्मूला आ गया है। डायरेक्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम उसका। अब हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर को लेके। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, एमीटर और कहते हैं गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना। कितना आसान है देखो। अगर कभी मैं कहूँ कि ये है, ठीक है, ये क्या है, ये वाले पूरे पोर्शन को बोलते हैं, तुम्हारा क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे एमीटर, क्योंकि मैंने सर्किट के बीच में लगाया है। यहाँ से कुछ करंट जा रहा होगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे भी चला जाएगा, यानी कि आई जी इज़ इक्वल टू वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहेगा ही, आई माइनस आई जी की मल्टीप्लाई। अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे एच बोल दूंगा तो ये एच आ गया, ये हो गया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या और दूसरी क्या बन सकती है, ये एमीटर के लिए है। अगर वोल्ट मीटर की बात आएगी तो मुझे सीरीज़ में लगाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो सीरीज़ में कैसे लगाऊंगा मैं, देखो ये गैल्वेनोमीटर है, ये तुम्हारा वो है, और इस पूरी सिस्टम को मैं किसी अपने सर्किट से लगा रहा हूँगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ से आई जी ही जा रहा होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका वोल्टेज लिखूँगा, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस। सो वोल्टेज इज़ इक्वल टू आई जी प्लस जो भी कुछ है रेजिस्टेंस। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन आ गई है। बस आई जी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो होता है, मतलब इतना करंट जिससे गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन हो जाए, उसको बोलते हैं आई जी, ठीक है। बाकी सब फालतू की बातें हैं, वो तो सब अगले चैप्टर में तुम पढ़ोगे, वो बाद में देखने की ज़रूरत नहीं है। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड देख लो एक बार क्या होता है। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ये होता है कि भाई एक बैटरी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, ये है, और एक ये है। देखा जाए तो यहाँ पर एक कीज़ लगी हैं, की 1 की 2, सही है, समझ गया। इसको मान ले रहा हूँ मैं एस, इसको मान ले रहा हूँ मैं एच, या आर मान लो, चलो सही है, समझ गए। अब देखो, अगर ये वाला पोर्शन है ख़त्म कर दो, यानी कि की ओपन है, ऊपर वाली की 1 की वो क्लोज करी है, तो इसमें करंट क्या आएगा, इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा। सॉरी, करंट कह रहा है, हाँ करंट क्या होगा, आई जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये है आई जी, बताओ किसके इक्वल होगा। तो जो फ्लो कर रहा होगा वही आई जी होगा। तो आई जी क्या हो गया तुम्हारा, ई बाई आर प्लस जी हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन तुम बना लो फाइनल वाली, आई जी न्यू क्या हो गई, आई जी न्यू तुम समझ सकते हो जब दोनों कीज़ को क्लोज कर देंगे आप, ठीक है। आई जी न्यू क्या हो जाएगा, आई जी न्यू हो जाएगा तुम्हारा, कहाँ गया ये, कुछ करंट जा रहा होगा इसमें जा रहा होगा कुछ करंट। तो हम करंट कैसे लिखते हैं, सामने वाला रेजिस्टेंस इनटू टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय जी प्लस एस। और हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनिशियल वाले के हाफ होगा, 1/3 डिफ्लेक्शन है तो ये इनिशियल के थर्ड होगा। ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई है, यहाँ से तुम्हारा आगे की प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद में एक और फर्जी चीज़ है, मैं तुम्हें वैसे ही बता दे रहा हूँ, स्टार डेल्टा मेथड। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी क्वेश्चन को आसान करने के लिए केवल ये वाला फार्मूला याद कर लो, यही वाला केवल काम आएगा, ये वाला रहने दो, खाली में कंफ्यूज हो गए, यही वाला केवल याद रखो, और फिगर ऑफ मेरिट एक बार पढ़ लो, और बस तुम्हारा ये हो गया चैप्टर कंप्लीट।